Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th of February 2019। तो 20 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस पहले देख लेते हैं अपन, क्योंकि कल का था जो मिस हो गया था। तो अभी कल का डाल दूंगा और शाम तक अगर हो सका तो मैं आज का भी न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगा, तो ताकि कोई अपना दिन मिस ना हो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट इज कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड? ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना या डी केरला। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक लिसनिंग सेफ इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। तो मेक लिसनिंग सेफ इनिशिएटिव जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन आर नीति आयोग, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपी या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो एनबीडब्ल्यूएल से रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। Statement 2 is it is chaired by the Prime Minister. You have to select the correct statements. One only, two only, both, yeah, none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। सबसे पहली जो न्यूज थी वो थी फैटल रिहर्सल। तो अभी रिहर्सल हो रहा था बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एरोबेटिक टीम है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो याद रखेगा, इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम जिसका नाम है सूर्य किरण। उस समय जब ये रिहर्सल हो रहा था, ये आपका यलहंका एयरफोर्स के ऊपर हो रहा था। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में ही है। तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, ये मैंने परसों भी बताया था आपको न्यूज में, अभी फिर से बता रहा हूँ। यलहंका कहाँ पर है आपका? याद रखेगा, ये बेंगलुरु के पास यानी कर्नाटका में है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है। दूसरा, जो इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है वो है सूर्य किरण। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है सूर्य किरण। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। यहाँ पे दूसरा फैक्ट यलहंका एयरफोर्स स्टेशन का था, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है उसको कैंप गोवड़ा बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु एयरपोर्ट इज नोन एज कैंप गोवड़ा, ये याद रखेगा। और हैदराबाद को राजीव गांधी बोलते हैं। ओके, यहां पर एयरक्राफ्ट है हॉक MK-132 ट्रेनर्स। यहां पे ये जो हॉक्स हैं दे आर बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन। ओके, तो हॉक्स के बारे में भी था, तो याद रखेगा दे आर ब्रिटिश ओरिजिन एंड दे आर मेड इन इंडिया बाय हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो याद रखेगा, ब्रिटिश ओरिजिन है हॉक्स बट दे आर मेड इन इंडिया बाय हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब याद रखेगा 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन कहां पर है? बेंगलुरु, आपका कर्नाटका में है। रिहर्सल हो रहा था इंडियन एयरफोर्स के एरोबेटिक टीम यानी कि जिसका नाम है सूर्य किरण, और एयरक्राफ्ट का नाम जो मैंने बताया आपको ब्रिटिश ओरिजिन हॉक्स, दे आर मेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Now, Supreme Court upset at the plight of illegal migrants in Assam centers। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में है कि दे आर अपसेट बाय द प्लाइट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन असम सेंटर्स। तो अब क्या होता है, बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनके लिए मैंने बताया था कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो असम रीजन में डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं फॉर कीपिंग दोज इलीगल माइग्रेंट्स। अब यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे दी गई है, जैसे कि दे शुड नॉट लेफ्ट टू लैंग्वेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द डिटेंशन सेंटर। मतलब उनको बहुत ज्यादा समय तक के लिए डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इंस्टेड करना ये चाहिए कि जो ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं दे शुड बी रिपैट्रिएटेड और डिपोर्टेड एक्सपीडिशियसली, यानी कि बहुत जल्दी उनको या तो रिपैट्रिएट करो या फिर डिपोर्ट करो बहुत जल्दी से जल्दी। यानी कि पहली चीज तो बहुत ज्यादा समय तक के लिए उनको वहां पे रखा जाता है। दूसरी चीज जो है, मेनी डिटेनीज वर केप्ट इन दीज सेंटर्स इवन आफ्टर दे सर्व्ड देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उन्होंने अपने टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को पूरा कर लिया, उसके बाद भी उनको बहुत दिनों तक वहां पे रखा गया, तो ये भी एक इशू है। Then the petition says that the conditions are pathetic even and inhumane। जो कंडीशंस है डिटेंशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा पैथेटिक है और बहुत ज्यादा इनह्यूमेन है। ओके, तो ये भी एक चीज है। अब यहाँ पर एक नाम आया था सॉलिसिटर जनरल का, तो उसके बारे में बता दो कि सॉलिसिटर जनरल इज नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 76, इट इज द अटॉर्नी जनरल। तो कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल है जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में वो रहता है, टर्म उसका रहता है, एंड उसकी सैलरीज भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें जो है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग है, एंड आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल आता है। तो ये सब चीजें भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो अपन ने कितनी सारी चीजें एक न्यूज आइटम में सीख ली। Now, कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी। ओके, तो ये पीआईबी में ऑलरेडी हमारी जो एजुकेटर है उन्होंने डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के बारे में फिर से मैं जो हिंदू में है वो बता देता हूँ, एटलीस्ट जितना पार्ट आया है। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019। ये किसके लिए है? इट इज एम्ड एट अचीविंग अ टर्नओवर ऑफ $400 बिलियन। तो कितना टर्नओवर अचीव करना है? $400 बिलियन का, यानी कि 26 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2025। तो कब
तक $400 बिलियन तक की इंडस्ट्रीज को बनाना है बाय 2025, यानी कि इतना टर्नओवर, ये $400 बिलियन का टर्नओवर बाय 2025 अचीव कर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो पूरा सेक्टर है वो अचीव कर ले। इसलिए ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 आई है, 2025 तक के लिए हमको इतना टर्नओवर करना है। देन द पॉलिसी विल इनेबल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें और ज्यादा प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, है ना, विच विल लीड टू द हायर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो जब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब्स भी बढ़ेंगे, प्लस वहां पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑलरेडी हमारा टर्नओवर इंक्रीज होगा, तो ये भी एक चीज है। Then the policy has introduced easier to implement incentive schemes. Okay, तो easier to implement incentive scheme यानी कि थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ध्यान में दिया जाएगा, ताकि जो लोगों को और इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मतलब उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, अलग अलग प्रलोभन देके उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाएगा और इजी रखा जाएगा सब कुछ। और इसके पहले जो हमारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी आई थी वो 2012 की थी, तो ये भी याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी जो अर्लियर थी वो 2012 की थी, अब ये 2019 की आ रही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी। इट प्रपोजेस टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 4% ऑन लोन्स अप टू 1 लाख रुपीज 1000 करोड़। ओके, तो 1000 करोड़ तक के लोन में 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी। ओके, तो ये भी याद रखेगा कि 1000 करोड़ तक का अगर लोन आप ले रहे हैं तो 4% का उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन यहां पे वर्जन 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बोला जा रहा है, वर्जन 2.0 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर स्कीम। तो यहां से एक स्कीम चलती थी जिसको बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर स्कीम, उसका वर्जन 2.0 भी इस जो नई पॉलिसी उसके अंदर लाया गया है। अंडर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। तो क्या होगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, उसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और उन इंडस्ट्रीज को किया जाएगा ताकि जो सप्लाई चेन है वो और ज्यादा डेवलप हो सके, और पूरा सप्लाई चेन में उस पर पूरा फोकस रहेगा, ना कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज में, ताकि पूरे की पूरे मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का वो सुधर सके और पूरा की पूरी इंडस्ट्री एट अ टाइम डेवलप कर सके। तो बेसिकली दिस वाज इट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज पीआईबी में भी डिस्कस किया गया है, जिन्होंने देखा है तो वो जानते होंगे। देन सुखोई Su-30 MKI के बारे में यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ बेसिकली इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, इसके साथ एक ब्रह्मोस भी है। तो ये जो Su-30 MKI है बेसिकली ये हमारा इट इज इंटैक्ट विद ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस जो है ये दो चीजों से बना है, यहाँ पे मैंने BRAH लिखा है ऊपर, MOS लिखा है नीचे। तो ब्रह इज फॉर दैट ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड MOS इज फॉर मॉस्कोवा। ओके, तो मॉस्कोवा के लिए होता है MOS एंड ब्रह्मोस, यही दोनों का नाम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा Su-30 MKI जो है बेसिकली ये इंडिया और रशिया टुगेदर है, इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं, और ब्रह्मोस इसके साथ है। यहाँ पे लिखा भी है Su-30 SM फाइटर ऑफ द रशियन फोर्स इन फ्लाइट, तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। और यहाँ पे इंडिया प्लस रशिया है। ब्रह्मोस का मैंने आपको बता दिया, ब्रह इज फॉर ब्रह्मपुत्रा एंड मोस इज फॉर मॉस्कोवा, है ना, तो ये रिवर है, याद रखिएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर इंपॉर्टेंट, ये तो इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब यहाँ क्रैश के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्रैश यलहंका एयरपोर्ट और बाकी उसका सूर्य किरण नाम बता दिया था। यहाँ पे मैंने इनको कट किया है, तथागता रॉय का, ये गवर्नर है इस समय मेघालय के। इन्होंने एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट दिया कि बॉयकॉट एवरीथिंग दैट इज कश्मीरी। तो इस तरीके से हमको लोगों से नफरत नहीं करनी है, इस तरह से नफरत फैलाने वाले, हेट स्पीच फैलाने वाले लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से कट कर देना चाहिए। तो वही मैंने भी किया है। इन सब स्टेटमेंट्स में ध्यान ना दें कि बॉयकॉट एवरीथिंग दैट इज कश्मीरी, क्योंकि हर चीज जो वहां से आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से रेडिकलाइज्ड ही है। कुछ एलिमेंट्स हाँ होते हैं हर जगह, वो चीज केवल ऐसा कश्मीर में नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत जगह पे है, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ यहाँ सब भी है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे थोड़ा बहुत रेडिकलाइजेशन नहीं मिलता? इनफैक्ट गुजरात में भी इतना ज्यादा देखने को मिला था, तो कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एनीथिंग दैट इज कश्मीरी शुड बी बॉयकॉटेड। तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ये इस तरह की चीजों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। Now 7 islands in Andaman Lakshadweep identified for seaplane operations। तो seaplane operations के लिए 7 islands को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से आई थिंक 4 आपके अंडमान निकोबार से है, उसके अलावा आपके 3 जो है लक्षद्वीप से। तो यहाँ पे लिखा गया है स्वराज द्वीप। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो आइलैंड्स है बहुत सारे उनके नाम बदले गए थे, और उसमें से स्वराज द्वीप है एक, देन शहीद द्वीप है, ये एक हुतबे है और एक लॉन्ग आइलैंड है। याद रखिएगा दीज आर द 4 फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। इनको लोकेशन जरूर याद रखिएगा, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से
से कौन से अंडमान में है, इनमें से कौन से लक्षद्वीप में है? तो ये क्वेश्चन एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हुतबे एंड लॉन्ग आइलैंड, ये 4 है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जहां पे आपके डेवलप किया जाएगा, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा आइलैंड्स का, और यहां पे सी प्लेन ऑपरेशंस स्टार्ट किए जाएंगे। 3 आपके लक्षद्वीप के हैं, जिनमें से आपके कौन कौन से, कावरत्ती, अगाती एंड मिनिकॉय। ओके, तो कावरत्ती, अगाती एंड मिनिकॉय, दीज आर फ्रॉम लक्षद्वीप। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हुतबे एंड लॉन्ग आइलैंड आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। इन 7 में तो हमने देख लिया कि सी प्लेन ऑपरेशंस होंगे। देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिगलीपुर एयरपोर्ट फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट, तो यहां पे दिगलीपुर एयरपोर्ट का भी नाम आया, तो याद रखिएगा दिगलीपुर एयरपोर्ट जो है वो आपका मिनिकॉय आइलैंड में है। ओके, तो याद रखिएगा दिगलीपुर एयरपोर्ट फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट, यहां पे याद रखिएगा, बस दिगलीपुर एयरपोर्ट याद रखिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस हैज बीन अकॉर्डेड फॉर मिडिल स्ट्रेट ब्रिज, तो मिडिल स्ट्रेट ब्रिज जो है वो अंडमान ट्रंक रोड पे आएगा। मिडिल स्ट्रेट ब्रिज जिसको बोलते हैं, उसके लिए सीआरजेड नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक तो दिगलीपुर एयरपोर्ट बताया जो अंडमान एंड निकोबार इधर रहेगा या लक्षद्वीप में रहेगा। देन आपको स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हुतबे, लॉन्ग आइलैंड बताया अंडमान एंड निकोबार में। कावरत्ती, अगाती, मिनिकॉय आपको लक्षद्वीप में बताया है ना, तो ये लोकेशन याद रखें। मेन इसमें यही है, मेन ये 7 आइलैंड्स के नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हुतबे, लॉन्ग आइलैंड अंडमान, एंड कावरत्ती, अगाती एंड मिनिकॉय लक्षद्वीप। देन मिडिल स्ट्रेट ब्रिज, अगर आपसे कोई बोले मिडिल स्ट्रेट ब्रिज कहां है, तो अंडमान ट्रंक रोड पे है ये भी याद रखेगा। इसके लिए जो सीआरजेड क्लियरेंस है वो दे दी गई है। अब यहाँ पे और चीजें हैं, सी प्लेन ऑपरेशन में यहाँ पे और नाम दिए जाएंगे, देखो कावरत्ती, अगाती, मिनिकॉय, देन स्वराज, शहीद, हुतबे, लॉन्ग आइलैंड, जो चीज मैंने बताई ये अलग चीजें हैं। दिगलीपुर एयरपोर्ट इन द अंडमान में है, तो याद रखिएगा दिगलीपुर एयरपोर्ट जो है वो आपका अंडमान में, मैंने सही बताया था, दिगलीपुर आपका एयरपोर्ट अंडमान में है। ऑपरेशनलाइजेशन होगा दिगलीपुर एयरपोर्ट का, अंडमान में है ये। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट इन मिनिकॉय, एक नया एयरपोर्ट बनेगा मिनिकॉय में। देन मिडिल स्ट्रेट ब्रिज आपका यहाँ पे अंडमान ट्रंक रोड में है, ये रिवीजन के लिए अच्छा है। फिर यहां पे और चीजें हैं, जैसे टेंट सिटी बनाई जाएगी एव्स आइलैंड में, एक और फैक्ट है, टेंट सिटी एट एव्स आइलैंड। देन टूरिज्म प्रोजेक्ट आपका कदमत, मिनिकॉय, सुहेली, चेरियाकारा, यहां लक्षद्वीप में ही ये अलग अलग जगह हैं, कदमत, मिनिकॉय, सुहेली पार करके वहां पे एक आइलैंड भी है लक्षद्वीप में, तो ये नाम भी याद रखेगा, है ना। इको टूरिज्म स्टार्ट होगा स्मिथ आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड में, अंडमान में है। तो अब देखो कितनी सारी फैक्ट्स है, बहुत सारे बॉम्बार्डमेंट है फैक्ट्स का। इस न्यूज को 2 बार सुनना, फिर से देखो 7 उधर के नाम याद है ना, मैं और नाम आपको अलग से बता देता हूं, स्मिथ आइलैंड एंड लॉन्ग आइलैंड अंडमान में। टेंट सिटी बनाई जाएगी एव्स आइलैंड में, एव्स आइलैंड कहां पर है ये आप देख के बताइएगा मुझे। देन टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा कदमत, मिनिकॉय, सुहेली में, जो कि लक्षद्वीप में है। तो ये लोकेशन जरूर याद रखिएगा, दिगलीपुर एयरपोर्ट अंडमान में याद रखिएगा, मिडिल स्ट्रेट ब्रिज अंडमान में याद रखिएगा। एंड ये सारे फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर फायदा करेंगे। ऑर्डिनेंस टू कर पॉन्जी स्कीम्स गेट नॉट, तो ऑर्डिनेंस आया है जिसको बोलते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, उसका ही ऑर्डिनेंस है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या होता है, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है आर्टिकल 123। ओके, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये ऑर्डिनेंस होता है। और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल है, यानी कि पॉन्जी स्कीम्स को बैन करने के लिए स्कीम है, ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब पॉन्जी स्कीम मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, जल्दी से मैं बता देता हूं। जैसे कि 3 लोगों से 100 रुपए लिए गए, अब बोला गया कि 7 दिन में पैसे डबल किया जाएगा, तो 300 रुपए इकट्ठे हो गए। अब एक व्यक्ति को पूरे के पूरे 200 रुपए दे दिए जाएंगे उनमें से, तो वहां उसको लगेगा कि हाँ मेरे पैसे डबल हो गए, तो अगली बार वो 1000 रुपए जमा करेगा, और 3 लोग करेंगे तो 3000 हो जाएगा, फिर उसको 2000 दे दिया जाएगा। तो इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो अगली बार 1 लाख 10 लाख इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा डबल करने के लिए। पर जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर ये लोग पैसा लेके रफू चक्कर यानी कि भाग जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। उसी को कम करने के लिए बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल था, जो कि आया था लेकिन वो फिर लैप्स हो गया, और अब उसका एक ऑर्डिनेंस है जिसको आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर लॉन्चेस पैनिक बटन ऑन मोबाइल्स, तो यहां पे पैनिक बटन ऑन मोबाइल्स लॉन्च कर दी गई है। और इमरजेंसी सर्विसेज अगर आपको एक्सेस करने तो डायल करना होगा 112, आपको डायल करना होगा, तो डायल 112 फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज। और ये बेसिकली वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पैन इंडिया नहीं है, अभी केवल 16 स्टेट्स में है एंड मुंबई में। ओके, 16 स्टेट्स एंड मुंबई के अक्रॉस ये आई है सर्विसेज, तो ये पैन इंडिया भी नहीं है। पैन इंडिया मतलब पूरा इंडिया, कंप्लीट इंडिया। एंड याद रखिएगा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इमरजेंसी सर्विसेज, डायल 112 फॉर एक्सेसिंग दीज सर्विसेज। ओके, डायल 112।
एडिटोरियल में आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल है इंटरिम बेल आउट। बेसिकली दिस इज ऑन द आरबीआई's डिसीजन टू ट्रांसफर एन इंटरिम सरप्लस ऑफ 28,000 करोड़ टू द सेंटर। तो अभी क्या हुआ कि इंटरिम सरप्लस जो आया आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 28,000 करोड़ का, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया सेंटर के लिए। तो एडिटोरियल सेज दैट इट शुड कम एज अ बिग रिलीफ टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक रिलीफ की तरह मिलेगा, क्योंकि वैसे भी वो फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट थे उसको फेल कर रहे थे, वहां उनको मैच हो नहीं पा रहा था। तो अब जो आरबीआई का सरप्लस आया है, इससे उनका जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो जरूर थोड़ा बहुत हैंडी, उस चीज को मेंटेन करने में, स्टेबल करने में ये हैंडी आएगा। अब ऑथर ने बताया कि जैसे ये चीज है, बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू था रिसेंटली, जब हमने पूरा इशू पढ़ा था आरबीआई और सेंट्रल का, जब डिस्प्यूट पढ़ा था हमने, तो हमने कई बार बताया था कि डिविडेंड वो एक्सेस मांग रहे थे, ज्यादा डिविडेंड की मांग कर रहे थे। तो अब वो चीज भी है कि उसके बाद उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया, और इनके बाद जो नए आए शक्तिकांता दास, उन्होंने ये सरप्लस जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो है थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेशंस में थोड़ा और ज़्यादा मतलब कोलैबोरेशन बढ़ेगा शायद इस चीज़ को आने के बाद, क्योंकि इस चीज़ की तो बहुत बड़ी लड़ाई चल ही रही थी ऑलरेडी। उनको पैसे चाहिए थे, आरबीआई बोल रहा था हम अपना सरप्लस जितना हमको देना चाहिए उतना हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा क्यों दें आपको। ओके, एंड इट विल सेज दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इन प्लेस फॉर शेयरिंग ऑफ डिविडेंड बिटवीन सेंटर एंड आरबीआई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी सरप्लस हो रहा है कभी भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिसके थ्रू गाइड होना चाहिए कि हाँ कितना पैसा कब कब ट्रांसफर करना है और किस कंडीशन में करना है। तो वो चीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ताकि जो रिलेशंस हैं वो प्रॉपर रूल्स में चले, ना कि इस तरीके से विम्स एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल, जो लीड एडिटोरियल है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द नीड टू पास एन एंटी टॉर्चर लॉ। तो एंटी टॉर्चर लॉ इंडिया ने पास नहीं किया है, इनफैक्ट रेटिफाई भी हमने नहीं किया है अभी तक, जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई नहीं किया, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। इट इज टाइम टू पास एंटी टॉर्चर लॉ। अब ये ऑथर ने कहा है कि दैट कस्टोडियल टॉर्चर इज ग्लोबल, ओल्ड एंड स्टबर्न। कस्टोडियल टॉर्चर मतलब जो लोग जेल में रहते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा इनह्यूमन कंडीशन होता है, कंडीशंस बहुत पुअर रहती हैं, मारा पीटा, बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता है, बहुत उनका ऑपरेशन होता है, ये सारी चीजें हैं जो कि होती हैं। And torture shows that infliction of pain is an inseparable part of human society। मतलब हमने ह्यूमन हिस्ट्री में कई बार देखा है जब टॉर्चर इस तरह से किया गया है, और वही चीज हम अगर एंटी टॉर्चर लॉ नहीं पास करते हैं तो वही चीज कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रॉम हिटलर टू अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका, मतलब हिटलर का टाइम ले लो, चाहे अपार्थाइड यानी कि जो ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था इन द साउथ अफ्रीका, बेसिकली वहां तक अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि हम वही लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस तरीके के थर्ड डिग्री टॉर्चर की जब बात हमने देखा होगा, कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि अब उसको थर्ड डिग्री देने की बारी आ गई है, तो थर्ड डिग्री टॉर्चर का जो लेवल रहता है वो अत्यधिक ज्यादा, मतलब वो उसी चीज को कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू करते हैं। जो हिटलर के टाइम में डिटेंशन कैंप्स था, चाहे वहां पे हम चाहे देखें, होलोकॉस्ट के टाइम में हम देखें, तो वहीं कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं अगर हम इस तरीके से एंटी टॉर्चर लॉ पास नहीं कर रहे हैं। Now, author highlighted that United Nations Convention Against Torture was adopted in 1984. So, United Nations Convention Against Torture जो था उसको अडॉप्ट किया गया था 1984 में। ये आपको याद रखना है, पहली चीज जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट। United Nations Convention Against Torture was adopted in 1984. Now, it required the state to take effective measures to prevent torture and forbade them from transporting people to any country where there is a reason to believe that they will be tortured। मतलब इस कन्वेंशन के अंतर्गत ऐसा बोला गया था कि आपको टॉर्चर नहीं करना है, प्लस आपको उस व्यक्ति को कहीं ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना है जहां पर आपको लगता हो कि टॉर्चर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा कन्वेंशन था जो कि 1984 में अडॉप्ट किया गया था ना। हुआ ये कि इंडिया जो है, इंडिया ने इस कन्वेंशन को मतलब अभी तक रेटिफाई नहीं किया। वी हैवंट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, याद रखिएगा, वी हैवंट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन में एक चीज और बोली गई कि हम जस्टिफाई नहीं करेंगे टॉर्चर को। वी विल नॉट जस्टिफाई द टॉर्चर इंक्लूडिंग इन द कंडीशंस ऑफ वॉर, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसी कंडीशंस में भी हम टॉर्चर को जस्टिफाई नहीं करेंगे, ऐसा इस कन्वेंशन में कहा गया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, साइन कर दिया इस कन्वेंशन को 1997 में, जब इंद्र कुमार गुजराल थे, उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल। 1997 में हमने इसको साइन कर दिया, लेकिन इंडिया हैज साइन द कन्वेंशन बट हैज नॉट रेटिफाइड इट। हमने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। और यूपीए 2 जब आई, मतलब 2009 के बाद एक बिल आया था जिसको प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल बोलते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में उसको पास भी कर दिया गया, लेकिन फिर वो बिल फंस गया राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी में, एंड उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन वो फिर बिल पास नहीं हो पाया। 16th लोकसभा में भी ऐसा कोई बिल पास नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने अभी तक इसके लिए एफर्ट्स किए हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं। अब ये हाई टाइम है जब कि हम एक एंटी टॉर्चर लॉ पेश करें और कहीं ना कहीं हम दिखाएं कि लोगों को कि अब हम जो एंशिएंट बार्बरिज्म है उससे दूर हो चुके हैं,
हैं और तब जाके ये मतलब ये चीज तब काम आएगी. सो दिस इज अ थिंग विच हैज बीन सेड बाय गोपाल कृष्ण गांधी ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ह्यूमेन, और एंटी टॉर्चर लॉ को पास करने की बात वो कर रहे हैं. द सऊदी इंडिया पाकिस्तान ट्रायंगल, बेसिकली इस आर्टिकल में सऊदी इंडिया और सऊदी पाकिस्तान के रिलेशंस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है. अब ऑथर का ये कहना है कि अभी रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान जो आए वो इंडिया पाकिस्तान के लिए आए थे, दौरे के लिए आए, है ना. उनकी बात चली और पहले मतलब ये था कि वो आएंगे, बाकी सारी चीजें जो भी हुई हो, लेकिन उसके बाद ये जो है कि हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा या सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा और ये जो सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद वो प्रेशराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें गलत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कैन नॉट लीव और अबैंडन पाकिस्तान. इसके कुछ रीजन है जो कि ऑथर ने दिए हैं. फर्स्ट रीजन है कि पाकिस्तान आर्मी जो है दैट एक्ट्स एज अ मर्सिनरी टू सऊदी रॉयल फैमिली. पाकिस्तान आर्मी जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड दे माइट नीड पाकिस्तानी आर्मी इन द नियर फ्यूचर. पहला रीजन क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, इनफैक्ट वो जो रॉयल फैमिली उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. दूसरा रीजन है सऊदी अरेबिया वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स रोल इन अफगानिस्तान आफ्टर यूएस विड्रॉल. तो यूएस विड्रॉल के बाद अपना रोल बढ़ाना चाहेगा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर सऊदी अरेबिया अपना रोल बढ़ाना चाहता है तो. Then Saudi Arabia will like to contain Iran in the region also, and for that keeping Pakistan under its influence is importance for that. Okay, तो सऊदी अरेबिया ईरान को भी कंटेन करना चाहता है. जैसे हमने देखा चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है, लेकिन ग्वाडर पोर्ट तो पाकिस्तान का भी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इसलिए ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सपोर्ट लेगा. तो ये रीजंस कुछ ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता. और इस मुद्दे पर अगर हम सोचें कि कश्मीर के लिए सऊदी का स्टैंस बदल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें नहीं होंगी. तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि उनके लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लीन पावर के लिए बेसिकली नॉर्मल न्यूज है ये आपकी कि अभी सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स फॉर अडॉप्टिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज. तो नई टेक्नोलॉजीज और क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने का टाइम आ गया है. और मैंने पहले ही बताया था आपको कि थर्मल पावर प्लांट्स जो 80% लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एमिशन एंड पोल्यूशन. उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि देयर विल बी ओवर $12 बिलियन का उनको पैसा दिया जाएगा फॉर रिमूविंग सरप्लस सल्फर फ्रॉम द कोल प्लांट एमिशन. तो जो कोल थर्मल पावर प्लांट है वहां से आपका सल्फर का एमिशन घटाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली और एसपीएम जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ये सारी चीजें हैं जो कि नुकसान पैदा करती हैं, इन सबको रिमूव करने के, सल्फर को रिमूव करने के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा. ओके, तो ये न्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना. लगभग 88,000 करोड़ यानी कि $12 बिलियन पावर मिनिस्ट्री ने वादा किया है पैसा देने का. ओके, एंड नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने का टाइम आ गया है ताकि जल्दी से जल्दी सल्फर का एमिशन कम किया जा सके. नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आप मेरे साथ मूव करते जाइए. यहाँ पे बाकी कोई न्यूज़ है नहीं जो ऐसी इंपॉर्टेंट हो अपने लिए. रिकॉग्नाइज दोज हु रेक अप कास्ट, सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स. कुलभूषण जाधव, या तो ये तो मैंने अच्छे से समझाना है, कॉन्सुलर रिलेशंस वाला, इसको ध्यान में रखना. ओके, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963. कॉन्सुल क्या होता है, उसके फंक्शंस मैंने 19 तारीख के न्यूज़पेपर में अच्छे से बताए हैं. इमरान खान गिविंग लेम एक्सक्यूजेस, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. बर्नी सैंडर्स अनाउंसेस व्हाइट हाउस, इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको ट्रंप गवर्नमेंट की इमरजेंसी के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने मैक्सिको के लिए वॉल बनाना चाहते हैं मैक्सिको बॉर्डर के बीच में, क्योंकि उनको इलीगल ड्रग्स और जो ट्रैफिकिंग होती है उसको स्टॉप करना है, इस कारण से वो वॉल बनाना चाहते हैं. और जब उनको पैसा देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिसके कारण लोग खुश नहीं है. एंजल टैक्स रूल्स प्रोवाइड रिलीफ टू द एलिजिबल स्टार्टअप्स. अब मैंने आपको एंजल टैक्स के बारे में कई बार बताया, फिर से बता देता हूं. एंजल टैक्स बेसिकली एप्लीकेबल होता है फॉर द अनलिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, एंड इफ दे हैव रेज्ड कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स. अब वो मतलब अनलिस्टेड कंपनीज है बट दे हैव रेज्ड द कैपिटल बाय डूइंग व्हाट, दे हैव रेज्ड द कैपिटल बाय सेलिंग देयर शेयर्स. ओके, तो अपने शेयर्स को बेच के अगर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है तो बेसिकली उस केस में अगर उनकी जो कॉस्ट है, जो कैपिटल उन्होंने रेस किया है, अगर वो कैपिटल ज़्यादा है अबव देयर फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है वो कैपिटल, उस केस में जो टैक्स लगता है वो एंजल टैक्स कहलाता है. मेरे को फिर से बताने दीजिए क्योंकि फ़ोन आ गया था एंड आई वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट लिटिल बिट. सो लेट मी टेल यू अगेन. सपोज किसी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये है. इफ अ कंपनी इज हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, बट सपोज दैट कंपनी इज अनलिस्टेड एंड इज सेलिंग इट्स शेयर्स, एंड वो सेल करती है 500 रुपये में अपने शेयर्स को, मतलब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 रुपये, लेकिन उसने जो जब शेयर बेच
बेचे, देन दे कलेक्टेड ₹500. सो व्हाट इज हैपनिंग, 100 रुपीज वॉज देयर फेयर मार्केट वैल्यू एंड 500 वॉज देयर एक्चुअल कलेक्शन. तो 500 माइनस 100 दैट इज ₹400 वॉज एक्सेस, मतलब ₹400 मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू. तो अब जो ₹400 ये एक्स्ट्रा कमाए उन्होंने, फेयर मार्केट से ऊपर कमाए, तो दैट विल बी देयर इनकम, एंड इस इनकम पे एक टैक्स लगेगा जिसको बोला जाएगा एंजल टैक्स. रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज सिंपल फंडा. अब बेसिकली क्या किया गया है कि पहले 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था जो वो टैक्स फ्री था, मतलब एग्जेम्प्टेड था फ्रॉम द एंजल टैक्स. अब उसको बढ़ा करके 25 करोड़ रुपीस कर दिया गया है. तो ₹25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, एंजल टैक्स नहीं लगेगा. इन एडिशन, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ लिस्टेड कंपनी ऑफ अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ और अ टर्न ओवर ऑफ एटलीस्ट 250 करोड़ वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड. तो अगर कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी अगर आप में इन्वेस्ट कर रही है जो कि जिसकी एटलीस्ट वर्थ 100 करोड़ है या टर्न ओवर 250 करोड़ का है, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी बाय दिस. ओके, तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा. तो बेसिकली ये कुछ नए नियम है, और ये जो यहाँ पे एक बेसिकली लड़ाई चलती है वो सेक्शन 68 की चलती है, सेक्शन 68 ऑफ द आईटी एक्ट. उसकी भी एक इशू है जो अभी सुलझा नहीं है. ओके, तो दिस सेक्शन 68 क्या बोलता है, पैन ऑफ इन्वेस्टर्स हैज बीन फर्निश्ड टू बी इंक्लूडेड इन सीबीडीटीज इन इंस्ट्रक्शंस टू असेसिंग ऑफिसर्स. तो ऑफिसर राज है बेसिकली एक तरीके से, कि जब पैन इन्वेस्टर्स का दिया जाता है, यानी कि पैन कार्ड जो रहता है बेसिकली ऑफिसर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो इंक्लूड किया जाता है अंडर सेक्शन 68. तो ये इशू जो है अभी तक नहीं सुलझा है. बाकी दो जो चीजें मैंने आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट का कब तक एग्जेम्पशन मिलेगा, 25 करोड़ तक का, प्लस कोई ऐसी कंपनी कर रही है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ है या टर्नओवर 250 करोड़ है, तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा, याद रखिएगा. और डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था को, जो स्टार्टअप की डेफिनेशन है उसको 7 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया जाएगा. ओके, 7 ईयर से इंक्रीज करके 10 साल किया जाएगा, तब उनको और ज्यादा फायदा मिलेगा. Now, cabinet approves phase 2 of rooftop solar program. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. अब देखो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड कौन करता है, चेयर कौन करता है. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय बेसिकली आपका प्राइम मिनिस्टर. याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पे फेज 2 स्टार्ट होगा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का. ओके, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम बेसिकली क्या एम करता है, इट एम्स टू अचीव अ कुमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट. तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से 40,000 मेगावाट तक की एनर्जी ये एक्यूमुलेट करने का प्रोजेक्ट ये सपना देख रहा है बाय 2022 तक 40,000 मेगावाट तक ये रूफटॉप से ये अचीव करना चाहते हैं बाय रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, है ना. अब जो फेज 2 प्रोग्राम है, इट प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा. अब मान लो कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वहां पे अगर आपको रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कराना है, तो वहां पे आपको 40% तक का रूफटॉप सिस्टम आपको दिया जाएगा. उसमें आपको छूट मिलेगी, उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. अगर 3 किलोवाट तक का प्लांट है तो उसमें 40% तक का, और अगर 3 के उससे ज्यादा है तो 20% का, है ना. 3 से 10 किलोवाट का है तो वहां पे आपको 20% का दिया जाएगा. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा. इसके अलावा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान भी है. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि इसी के अंतर्गत है. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. यहां पे क्या हो बेसिकली, यहां पे किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, वाटर सिक्योरिटी दी जाएगी बाय अगर वो सेटअप करते हैं सोलर पैनल्स अपने अनयूज्ड लैंड में या फैलो लैंड में, तो उनको फिर वहां पे सब्सिडी दी जाएगी, उनको अलग से कुछ असिस्टेंस दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. तो यही है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. तो किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने जो अनयूज्ड लैंड है, जो फैलो लैंड है, वहां पर रूफटॉप ये इस तरह का सोलर प्रोजेक्ट्स लगवाइए, है ना. ये याद रखिएगा. सो दैट इज द न्यूज फ्रॉम दिस सेगमेंट. यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई न्यूज ऐसी खास थी नहीं. सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. जो चीज नहीं समझ में आएगी उसको दोबारा बता दीजिएगा. ये 20 तारीख का पेपर है, 21 का पेपर आज शाम तक हम डाल देंगे. सो दैट इज इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.